गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो आज का टॉपिक है, आज हमारा एक चैप्टर एंड होने वाला है पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला। तो उसी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह रहे थे जो हमें करने हैं। तो उसी में एक टॉपिक था कि किस तरह से आप जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में पता लगाएंगे। तो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बताया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई मेटल दे रखा आपको और मेटल हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो MOH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो गया। N का मतलब क्या है, इसमें मेटल हो गया। अब आपने एक चीज पढ़ रखी है कि जो H पॉजिटिव आयन देता है वो क्या होता है, रिलीज H पॉजिटिव आयन, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। और जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है उसे क्या कहते हैं हम, बेस। तो दोनों में डिफरेंस है, को क्या कहते हैं हम एसिड कहते हैं, को क्या कहेंगे हम बेस कहेंगे। अगर OH देगा तो बेस है, H पॉजिटिव देगा तो वो क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या रहेगा, एसिड। और अगर बॉन्ड इस तरह से दे रखा है आपको, यहां से ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या रहेगा, बेस। अब हमें देखना है कि बॉन्ड कहां से ब्रेक डाउन होगा। जैसे कि आपको दे रखा है NaOH। अब NaOH में आपको देखना है कि इसका जो बॉन्ड है वो कहां से ब्रेक डाउन होगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करेंगे और आप ये देखना चाहते हैं इसका बॉन्ड कहां से ब्रेक डाउन होगा और कहां से बॉन्ड इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको NaOH दे रखा है NaOH, तो पता कैसे चलेगा, बॉन्ड आप पहले इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालो, यानी मेटल और ऑक्सीजन की, और फिर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालो। फिर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, पहले आप मेटल और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालो, फिर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालो। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है उससे आप क्या पता लगा सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। जैसे कि मैं क्या एग्जांपल, आपने NaOH ले रखा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको 0.9 लिखवाई। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। अब हमें देखना चाहते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस। अगर आप NaO की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना दे रखा होगा आपको, 2.67। अगर आप OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो इसका कितना आएगा, 1.3 आएगा। तो अब आप एक बात बताइए, सोडियम NaO यानी सोडियम के जो सोडियम और ऑक्सीजन का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ज्यादा है या O और H का ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, Na और O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो बॉन्ड कहां से ब्रेक डाउन होगा, यहां से ब्रेक डाउन होगा। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी लास्ट वाले वीडियो के अंदर। दूसरा क्या है, अब आपको जो पता लगाना वो ये पता लगाना है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अगर वो क्या दे रखा है आपको, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो क्या दे रखा है, अगर आपको ज्यादा दे रखा है तो बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा दे रखा है तो बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा। अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होता है तो OH बाहर निकलेगा, यानी कि वो कंपाउंड कैसे रहेगा, बेस रहेगा। और अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होता है तो H पॉजिटिव आयन देगा, तो जो हाइड्रोक्साइड आपको दे रखा है वो क्या रहेगा, एसिड रहेगा। और कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने एग्जांपल लिया ClOH। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इसका नेचर बेसिक रहेगा एसिडिक रहेगा। तो देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 3.5, हाइड्रोजन की होती है 2.2। इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल कितना आएगा, 1.3। इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल कितना आएगा, 0.5। अब किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो बॉन्ड कहां से ब्रेक डाउन होगा, यहां से ब्रेक डाउन होगा।
और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो इसका एसिडिक करेक्टर रहेगा, कैसा करेक्टर रहेगा इसका, एसिडिक करेक्टर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एसिडिक करेक्टर किस वजह से रहेगा। अगर हम बात करते हैं एल, या आपको एल के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, AlOH3। अगर आपसे पूछा जाए तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा इसका नेचर कैसा रहेगा, एम्फोटेरिक, क्योंकि मैंने आपको पहले लिखवा दिया था एल्युमिनियम जिंक हुआ, या एक आपको लिखवाया था बेरिलियम हुआ, गैलियम हुआ, क्रोमियम हुआ, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था कैसे कंपाउंड होते हैं एम्फोटेरिक एसिड। एम्फोटेरिक क्या बनाते हैं, ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक मतलब आपको पता ही, जो बेसिक और एसिडिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया कि इसका एसिडिक मतलब कैसे आप डिसाइड करेंगे कि इसका नेचर एसिडिक रहेगा, जिसका नेचर क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। एम्फोटेरिक के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एलिमेंट क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें क्या देखना है आपको, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो जैसे लिथियम है, लिथियम से आगे कौन आता है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन और कार्बन और नाइट्रोजन। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आपस में क्या होती है, डायगोनल रिलेशनशिप होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, या सोडियम है, फिर क्या आएगा, बेरिलियम के बाद नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नीचे क्या आएगा, एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे क्या आएगा, सिलिकॉन, और इसके नीचे क्या आएगा, फास्फोरस, ऑक्सीजन। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। इन दोनों के आपस में क्या होती है, डायगोनल रिलेशनशिप होती है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट दे रखा है, कौन दे रखा है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव डायगोनल रिलेशनशिप। It means that those elements of third period present diagonal of second period have similar properties due to the same charge upon the size ratio। होता क्या है कि जो लिथियम है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके साथ मैच करेंगे, मैग्नीशियम के साथ मैच करेंगे। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम की प्रॉपर्टी से मैच करेंगे, एल्युमिनियम से, बेरिलियम भी एम्फोटेरिक होता है, एल्युमिनियम भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, बोरॉन प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगे, सिलिकॉन से, कार्बन किससे मैच करेंगे, फास्फोरस से, नाइट्रोजन किससे मैच करेंगे, सल्फर से। तो मैंने आपको बताया है कि जो डायगोनल सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स उससे आगे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उससे आगे क्या आ जाती है, नोबल गैस, और नोबल गैस की तरह की प्रॉपर्टी थोड़ी होंगी किसी की भी इसमें से। तो किसी की भी नोबल गैस की तरह की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अगर हम सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बातें हो रही हैं, लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच कर रही है, बेरिलियम के एल्युमिनियम से मैच कर रही है। और किस वजह से मैच कर रही है, क्योंकि इनका जो साइज है, जो साइज अपॉन चार्ज रेशियो है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इस वजह से सो चार्ज अपॉन साइज जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इसे आप लिख लीजिए, डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है।
अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें एक और टॉपिक आता है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर। ये डिपेंड करता है ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये माना जाता है दोज एलिमेंट्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। These are मेटेलिक इन नेचर। जो इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, मेटेलिक होता है। और दोज एलिमेंट्स डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, these are नॉन मेटेलिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करो। सीधा सा इसका फंडा क्या है कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है उसका नेचर कैसा होगा, मेटेलिक नेचर होगा। और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उसका मेटेलिक करेक्टर नहीं होगा, वो ज्यादातर कैसा होगा, नॉन मेटेलिक होगा। तो इसे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। ये पॉइंट आपके नोट डाउन हो जाने चाहिए। जैसे आपने लिया बोरॉन, सॉरी पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहां पे क्या ले लिया, फिर उसके बाद ब्रेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और यहां पे कौन सा लिया है, बोरॉन फैमिली का ले लेते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी मेटल से होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। फिर आएगा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिनोल, लेड। उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। ठीक है, ये बहुत है। बाकी तो अगर हम बात करते हैं नियॉन वगैरह की, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये देखा गया है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक चीज और भी मैंने आपको बताई थी कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होती तो मेटलिक करेक्टर क्या होता है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। इधर की साइड कौन सा करेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। ये भी क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब बात आती है इसमें कि ये सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो। ये भी क्या होते हैं, सभी के सभी मेटल्स होते हैं। लेकिन अगर हम इस बोरॉन फैमिली की बात करें तो उसमें कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो वो आपको बताइए मेटलॉइड्स कौन से होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं गैलीनियम, इसमें क्या मेटलॉइड्स है। ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन भी कैसा होता है, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, एंटीमनी हुआ, ये सभी के सभी क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। यानी इनके अंदर मेटलिक प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो अगर हम बात करते हैं इस समय डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मेटलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो
क्या होगा, साइज हो जाएगा डिक्रीज, और मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, जैसे आपको दे रखा है फ्लोरीन, एक क्या दे दिया आपको, नाइट्रोजन दे दिया, एक क्या दे दिया, बोरॉन दे दिया, एक क्या दे दिया, सिलिकॉन दे दिया, और बेशक से एक कार्बन दे दिया, और आपसे कहा जाए इसके मेटलिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिख करके बता। तो इसके मेटलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा, आप जानते हैं फ्लोरीन सबसे लेफ्ट में, भाई इन जो आपको दे रखे हैं वैसे फ्लोरीन का आंसर से लेफ्ट में, तो इसका मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इधर की साइड इंक्रीज हो रहा है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर, सॉरी किसका ऑर्डर बताना आपको, नॉन मेटलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। फ्लोरीन का नॉन मेटलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा, फिर किसका रहेगा, ऑक्सीजन दे नहीं रखी, नाइट्रोजन का रहेगा। तो फ्लोरीन के बाद जो लेफ्ट में वो क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद किसका रहेगा, कार्बन का रहेगा। कार्बन के बाद किसका रहेगा, बोरॉन। बोरॉन के बाद किसका रहेगा, सिलिकॉन। आप कहीं से सिलिकॉन में क्या रहेगा, सबसे कम नॉन मेटलिक कैरेक्टर, क्योंकि सिलिकॉन जो आ रही है वो डाउन द ग्रुप जा रही है, और डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि मेटलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हुआ, सिलिकॉन का मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो डाउन द ग्रुप जा रहा है। तो उसका जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर है, सिलिकॉन का जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर है, सॉरी, वो क्या होगा, बोरॉन से कम होगा। सिलिकॉन में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर, यानी मेटलर्स की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि बोरॉन को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटलिक कहते हैं। तो ये पॉइंट अब आपके सामने क्लियर हो गए होगा कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, जैसे कि बिस्मथ है, तो बिस्मथ किसकी तरह काम करेगा, मेटल की तरह काम करेगा ज्यादातर। क्यों मेटल की तरह काम करेगा, इसे कह सकते हो मेटलर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और बिस्मथ की आयनेशन एनर्जी कम होने की वजह से ये किसी तरह काम करने लगता है, मेटल की तरह काम करने लगता है। लेकिन उससे ऊपर जो दो आपको एलिमेंट दे रखे हैं वो मेटलर्स की तरह काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको बताना है, किसका करेक्टर बताना है, आपको बताना है मेटलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो मेटलिक कैरेक्टर के लिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे दे दीजिए पोटेशियम, एक क्या दिया जाए आपको, मैग्नीशियम, एक क्या दे दिया जाए, बोरॉन, और एक क्या दे दी जाए, एल्युमिनियम। और आपसे कहा जाए इनके किसका ऑर्डर बताना, ऊपर तो आपने किसका ऑर्डर पढ़ा है, नॉन मेटलिक का, इसमें किसका बताना है आपको, मेटलिक। मेटल का कैसे बताएंगे आप, सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि जो मेटल है, मेटल इधर की साइड वाले ज्यादा होंगे, और नॉन मेटल कैरेक्टर इधर की साइड वालों में ज्यादा होगा। जो इधर की साइड है उससे सबसे ज्यादा मेटल कैरेक्टर होगा। तो इधर की साइड वाला कौन सा एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम फिर कौन सा आ जाएगा उसके बाद, पोटेशियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में। फिर बात आ रही है कि एक बोरॉन और एल्युमिनियम दोनों एक ही लाइन के अंदर है, तो इन दोनों में से किसका मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आपने पढ़ा कि डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो एल्युमिनियम का मेटलिक कैरेक्टर बोरॉन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम, फिर उसके बाद क्या आएगा, बोरॉन। तो ये चीज आपको याद रखनी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और बोरॉन। अब आ जाते हैं हम इसके लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक क्या वो समझो, लास्ट टॉपिक में पढ़ना है आपको ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर या रिएक्टिविटी का ऑर्डर। वैसे तो आप ऑक्सीडाइजिंग और जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के बारे में बता देता हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन मुझे रखा है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो एक तरह से सेल्फ रिडक्शन, यानी वो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। अब रिडक्शन कैसे होता है, आपने शायद 9th और 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, उनका क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन वो जल्दी गेन करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, रिडक्शन किसका जल्दी होगा, जिसकी मोर क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और मोर नेगेटिव क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
जैसे मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी और मोर क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसका क्या होगा रिडक्शन होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि किस केस में ज्यादा होता है। तो आप जानते हैं फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है एलिमेंट होता है अपनी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, तो F2 की जो इलेक्ट्रॉन गेन वो है ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर वो क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आ जाएगी फ्लोरीन ऑक्सीजन और क्लोरीन और एक नाइट्रोजन लेंगे, इनमें से इनका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा किसका होगा फ्लोरीन का, फिर किसका होगा ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज्यादा होती है। फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर से क्या मतलब है भाई, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। फ्लोरीन में फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा क्लोरीन और क्लोरीन के बाद क्या आएगा नाइट्रोजन। क्योंकि आप जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे मैच करती है, अब आप आंसर क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होती है, पर क्लोरीन आपने आगे क्यों लिख दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होती है ज्यादा नेगेटिव होती है, इसलिए ये कहेगा यहाँ पे आएगा। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन और नाइट्रोजन ये किसके करेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा। ज्यादातर हमने देखा है कि जो हेलोजेंस है वो ही गुड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर रखते हैं, यानी कि उनका रिडक्शन जल्दी होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्या होगा आयोडीन। और रीजन क्या है उसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का ऑर्डर। अगर हम बात करते हैं हेलोजेंस में, खाली अगर हम हेलोजेंस में बात करते हैं तो ये क्या आएगा उसमें ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का ऑर्डर आएगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है फ्लोरीन। ठीक, तो मोर नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी दो रीजन है इसके कि क्यों जो हेलोजेंस हैं उनका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर हाई क्यों होता है, क्योंकि उनकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और मोर ही क्या होता है उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। मोर नेगेटिव क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हो चुके होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस वीडियो को वॉच करें और अगर कोई पॉइंट रह गया तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा केमिकल बॉन्डिंग उसमें आपको करवा देंगे।